हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। मैंने इससे पहले ही कुछ कक्षाओं में आपको बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो वे क्लासें थोड़ी सी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। वे भी चलती रहेंगी साथ साथ में, और हम आज से शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। क्योंकि हाल ही में सर्दियां ख़त्म हुई हैं। सर्दियां ख़त्म होने के बाद अब जितने भी विभाग होंगे सबकी वैकेंसी निकलेंगी और सब में पेपर शुरू हो जाएंगे। तो हमारे जो भारत का भूगोल है वो एक अपनी अलग भूमिका निभाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ भारत का भूगोल भी शुरू किया जाए। तो जैसे कि हम भारत के खुद रहने वाले हैं, हमें अपने भारत के बारे में सब चीज़ पता है। जैसे कि अगर घर में कोई रह रहा है तो अपने घर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखना चाहता है, या अगर कोई पड़ोसी भी अगर उससे पूछेगा तो सबसे पहले उसके अपने घर के बारे में पूछेगा। तो इसी प्रकार हमें विश्व से पहले अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे हमारे भारत है, भारत में हमारे यहाँ एक चलन है, जैसे मैंने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहाँ से अच्छा, तो ये एक लाइन, एक ऐसी लाइन है जो मतलब बहुत कुछ सिखाती है हमें हमारे भारत के बारे में। ये लाइन एक ऐसी है कि ऐसे नहीं बोली गई है, कुछ सोच समझ के बोली गई है। इसमें ही भारत का इतना सार समाहित है कि हम इसको अगर डिफाइन करें तो पता चलता है कि इस लाइन को क्यों लिखा गया है कि ये सारे जहां से मतलब पूरे विश्व से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो ये क्या बताता है हमें, तो आज मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताऊंगा और फिर धीरे धीरे हम अपनी लाइन पे चलेंगे। और मैं आपको थोड़ा सिलेबस भी बताऊंगा इसके बारे में कि किस प्रकार से हमारे भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना अच्छा रहेगा और क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे अगर हम पूरी पृथ्वी को लिया जाए, पूरी पृथ्वी में जितने भी देश हैं, ठीक, उनमें क्या है कि कोई जितने अगर हम देश बना ले थोड़े से, तो किसी न किसी में अलग अलग वो है, जलवायु के हिसाब से अलग अलग वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो जलवायु है सब अलग अलग है। किसी देश की कुछ है और किसी देश की कुछ है। पर एक भारत देश हमारा एक ऐसा देश है जिसमें क्या है कि जितने भी धरती पर जलवायु हैं और स्थान है, वे क्या है कि हमारे इस छोटे से देश में समाहित हैं। मतलब सब चीज़ें हमारे देश में पाई जाती हैं। जैसे अगर ले लिया जाए पर्वत वाला हिस्सा ले लिया जाए, तो हमारे जो भारत देश है, पर्वत वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है इससे ऊपर ऊपर का अगर हम लिया जाए, ले लें ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है कि सारा पर्वतीय हिस्सा है। तो पृथ्वी में क्या है, पर्वत भी हैं, तो हमारे देश में भी पर्वत है। अगर ले लिया जाए रेत को कि सूखा, तो हमारे देश में सूखा भी है। राजस्थान वाला इलाका क्या है, रेत से भरा है, थार का मरुस्थल। अगर ले लिया जाए पठार, तो ये वाला हिस्सा हमारा पठार में आ जाता है, ये वाला हिस्सा हमारा पठार में आ जाता है सारा। अगर लिया जाए कि पृथ्वी में और देशों के पास क्या है, समुद्री तट है, तो हमारे पास समुद्री तट भी है, क्या है, समुद्र भी हमारे पास में है। अगर ले लिया जाए मैदान, तो मैदानों से भरा भी हमारा देश है, क्योंकि यहाँ से गंगा यमुना का जो दोआब है वो सारा हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो माना जाए कि पूरी पृथ्वी में जितने भी स्थान हैं या जितनी भी जलवायु हैं, वे क्या है, हमारे देश में हैं, किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान में, पूरी धरती पे ना घूमो, अगर आपको वातावरण या जलवायु देखनी है तो क्या है, पूरे विश्व में ना घूमो, भारत में आ जाओ, भारत में हर चीज़ मिलेगी। एक और बात है कि भारत में इतने स्थान होते हुए भी पूरी धरती के जितने भी जातियां हैं, मतलब मानव हैं, के अलग अलग रूप हैं। जैसे कि अगर आप ठंडे इलाके में चले जाएँ तो वहाँ गोरे आदमी हैं, और गर्म इलाके में आ जाएँ तो वहाँ काले आदमी होते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएँ तो उनकी आंखें छोटी होती हैं,
तो इसी प्रकार से जितने भी धरती में लोग पाए जाते हैं उनके रंग रूप से, वे क्या है कि भारत में इस प्रकार के सारे आदमी मिल जाएंगे। अगर जाति को देखा जाए मानव की, तब भी हमारे देश में सब चीज़ मिल जाएगी। अगर वातावरण या जलवायु के ऊपर देखा जाए तो वो भी हमारे देश में मिल जाएगी। तो इसलिए भारत के संदर्भ में अगर ये कहा जाए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, तो ये कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में सब चीज़ पाई जाती हैं। ये तो हो गई हमारे देश के बारे में कि हमारे देश में सब चीज़ पाई जाती हैं, और विश्व में ना घूमकर भारत में अगर घूम लिया जाए तो एक मान्य में छोटे ही रूप में आप विश्व में घूम लेंगे। तो हम आगे चलते हैं भारत के विषय को लेकर ही। जैसे अगर मैं पहले तुमको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस में क्या होगा, सबसे पहले जो चलेगा भारत का परिचय। भारत का परिचय, क्योंकि अगर हम कहीं भी जाएंगे, कहीं किसी देश में जाए, किसी के घर जाए, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो हमारा परिचय पूछेगा कि आप कहाँ के हो, किसके हो, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है। तो क्या है कि हम अपने पहले क्या पढ़ेंगे, भारत का परिचय, कि भारत देश का नाम कैसे पड़ा, कौन कौन से इलाके किस तरफ हैं, और किस इलाके को किस नाम से जाता है, वहाँ क्या पाया जाता है और क्या होता है। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना। अगर किसी को भी देखा जाए तो उसके बारे में पहले क्या करेंगे कि उसकी आकृति किस प्रकार की है, ये पता करेंगे। तो भारत के जितने भी इसमें स्थान हैं उनके अलग अलग हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी बताता चलूँगा कि किस प्रकार से आयोग, कोई सा भी आयोग हो जो भी एग्ज़ाम लेता है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर हम देखेंगे इसकी आकृति, संरचना, फिर देखेंगे आकृति, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे अपवाह, मतलब नदियों द्वारा, नदियाँ किस प्रकार से आती हैं, नदियों द्वारा मतलब क्या क्या चीज़ें बनी हैं, जैसे मैदान बना है, और आगे चलने के बाद जब समुद्र में मिलती हैं तो क्या क्या, मतलब पूरी संरचना हम नदी के साथ साथ पढ़ेंगे। फिर साथ में हम पढ़ेंगे जलवायु, भारत में जलवायु। तो भारत, मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्या है, भारत पूरी पृथ्वी का एक छोटा रूप मान के चले तो भारत है। अनेक प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में। फिर इसके साथ हम पढ़ेंगे मृदा, या किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, प्लस उसके साथ मृदा में पाई जाती उगते हैं वनस्पतियाँ, तो वनस्पतियाँ पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम फसल भी पढ़ेंगे, भारत में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल होती है। फसल के साथ हम जल पढ़ेंगे कि भारत में जल के स्रोत किस किस प्रकार से हैं, और फसल के लिए या वनस्पतियों के लिए हमें कहाँ से जल प्राप्त होता है। जब जल पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम सिंचाई भी पढ़ेंगे, और इसी के साथ पढ़ेंगे हम पशुपालन, कि भारत में पशुपालन किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर होता है। ये तो हो गया हमारा 6 टॉपिक। इसके साथ और टॉपिक भी हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। फिर थोड़े से उद्योगों पर ध्यान दिया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग पनप रहा है, उद्योगों के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा माल हमें कहाँ से सुविधा मिल रही है, उसके लिए हमें जोन जोन से भी कारक की आवश्यकता होगी, सब हमको इसमें पढ़ेंगे। साथ में यहीं पे बात होगी परिवहन की, और लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र का विनाश होता है, तो मतलब आपदा। ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा, और कुछ टॉपिक जो बचेंगे वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक यही टॉपिक क्या है, हर एग्ज़ाम में अगर भारत के भूगोल के बारे में पूछा जाए तो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिकों में से क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को अगर कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, या तो परिचय पूछेगा, आकृति पूछेगा, वहाँ के जलवायु का वातावरण, तो मृदा पूछेगा। अगर इसमें हम जोड़ें तो इतना भी जोड़ सकते हैं कि जो यहाँ की रहने वाली जनजाति है या जातियाँ हैं
उनको जाति लिख सकते हैं, ले सकते हैं थोड़ा सा, पर वो हमारे इतिहास में भी चली जाती हैं और भूगोल में भी आ जाता है, तो थोड़ी सी हम बात इसको भी कर लेंगे। तो हम अब चलते हैं भारत का परिचय, पहले टॉपिक की ओर। अब भारत देश को देखते हुए एक आकृति उभरती है कि ये जो हमारा देश है, अगर मैं चित्र बनाऊं देश का, अगर हम देश को बनाए तो ये आकृति एक चतुराभाज मतलब चतुर्भुज की तरह दिखाई देती है। देखो इसके 4 कोने हैं, अगर इसको हम देखें तो एक चतुर्भुज की आकृति बनती है। भारत देश क्या दिखाई देता है? एक चतुर्भुज के समान। चतुर्भुज के समान दिखने के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु भी पाई जाती है, और ये एक आकृति एक मानव की तरह दिखाई देती है। जैसे मानव का ऊपर सर, 2 हाथ और नीचे एक पैर है। अब देखा जाए तो इसका नाम, भाई शुरुआत में ही अगर जैसे जिस प्रकार अगर बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में उसका नाम नहीं होता है पैदा होते ही। तो जब भारत देश बना, यहाँ पहले जनजातियाँ रहती थी। बाहर से इतिहास में अगर उस टॉपिक को पढ़ा जाए कि आर्य आए, तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत क्या है कि भारत नाम इसका किस प्रकार पड़ा, और कुछ अन्य नाम भी हैं, वे भी हम बताएंगे। अगर देखा जाए तो किसी के कोई छोटा बच्चा हो तो किसी का भी कोई एक नाम फिक्स नहीं होता है। अगर देखा जाए तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स से होते हैं उसमें कुछ और नाम होता है, घर पे कोई और नाम बोलते हैं, दोस्त किसी और नाम से पुकारते हैं, और कोई उसका प्यारा हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, गर्लफ्रेंड किसी और नाम से बुलाती है उसको। भाई सोना बाबू तो सबका नाम होता है पर सोना बाबू से भी अलग किसी अलग नाम से उसको बुलाती है, या फिर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को, या फिर कोई घर में लड़की है तो उसका भी अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे ही भारत देश का क्या है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम पड़े। जैसे अगर पहले शुरू में देखा जाए तो इसका क्या था, अति प्राचीन नाम क्या था, जम्बूद्वीप। जो सबसे पहले शुरू में जाना जाता था भारत को, ये था जम्बूद्वीप। तो हमारे टॉपिक का नाम है जो चल रहा है, तो क्या है पहला, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप नाम क्या था इसका, अति प्राचीन नाम। फिर धीरे धीरे यहाँ के आए, आर्य आए। आर्यों के नाम, आर्यों की एक शाखा थी, क्या नाम था उसका, भरत। तो भरत ने क्या करा, यहाँ पर आक्रमण जीता, तो उसके कारण क्या बढ़ गया, भारत। भारत ने जीत लिया, भारत पड़ गया। अब क्या है, इसकी जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से निकल के सिंधु नदी आती है। जो मध्य एशिया से आने वाले जितने भी लोग हैं, और यूरोप की तरफ से या फिर अफ्रीका की तरफ से जितने भी आने वाले लोग हैं, तो उनके जब भी वे भारत आएंगे तो रास्ते में क्या पड़ेगी, सिंधु नदी पड़ेगी। क्या है, सिंधु नदी पड़ेगी। तो वे जब सिंधु को पार करके मैन भारत में आते थे, मैन भारत तो यही था, सिंधु को जैसे ही पार करके आते थे उसका नाम क्या था नदी का, सिंधु। तो जैसे ही वे आए तो सिंधु को वो क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। सिंधु को, सिंधु से क्या पड़ गया इनका नाम, हिंदू। तो हिंदू, जब इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला तो उन्होंने क्या कहा, ये सिंधु, असली तो उन्हें बोलना था कि सिंधुस्तान है, पर क्या बोले वे, हिंदुस्तान है। सिंधुस्तान को उन्होंने क्या कर दिया, हिंदुस्तान कर दिया। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं के होने की वजह से क्या है, हिंदुस्तान है। अब उनको कौन समझाए कि हिंदू की वजह से हिंदुस्तान नहीं है, सिंधु की वजह से हिंदुस्तान है। अब सोचने वाला, पहले शुरू में तो मैं खुद सोचता था कि भाई हिंदुस्तान है तो मतलब हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, इसलिए इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान। पर जब पढ़ा तब समझ में आया कि क्या है, सिंधु से हिंदुस्तान बना है, ये बन गया। अब आए क्या, यूरोपीय आए, यूनानी।
वे क्या थे, अंग्रेज थे। तो उन्होंने हिंदू तो उन पर बोला नहीं गया, उनको बोला गया इंडू। क्या बोला गया, इंडू। तो इंडू से क्या बन गया, इंडिया बन गया। जब ब्रिटेन वाले आए, यूरोप वाले आए, तो यूरोप वालों ने क्या करा भाई, पहले शुरू में क्या था, नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या इंडिया तक आ गया। क्या था, पहले जम्बूद्वीप था, जो ओरिजिनल नाम था जम्बूद्वीप था। भरत आए, आर्य की एक शाखा आई भरत, तो क्या बन गया, भारत पड़ गया। सिंधु नदी बगल में होने की वजह से क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। अब हिंदुस्तान को यूनानी आए तो उन पर हिंदू बोला नहीं गया, तो उन्होंने पहले तो सिंधु को हिंदू बोल दिया, फिर हिंदू को इंडू बोल दिया, और इंडू से बन गया इंडिया। तो भारत के नाम हो गए जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। अब एक ही अगर देखा जाए तो घर में एक ही लड़के के नाम इतने सारे हो गए, मतलब हमारे भारत के नाम इतने सारे हो गए। किसी देश का एक नाम नहीं पड़ता, हमारे देश के इतने सारे नाम पड़ गए। ये तो हो गई थी क्या, नाम की बात। कभी कभी पूछ लेता है छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं कि भारत का अति प्राचीन नाम क्या है, तो अति प्राचीन तो जम्बूद्वीप है, और फिर धीरे धीरे मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं भारत का परिचय के साथ में इसकी आकृति, कि ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या है, चतुर्भुज के समान है, चतुर्भुज की इसकी आकृति है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के, थोड़ा सा मैं तुम्हें अभी पृथ्वी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अब अगर हम डिनोट करते हैं तो देखा जाएगा तो भारत का ये हिस्सा, ये और ये, और थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर कुछ द्वीप समूह हैं भारत के, लक्षद्वीप। तो उसको देखा जाएगा तो उसका अंतिम बिंदु साउथ वाला, ये साउथ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अगर देखा जाए तो साउथ का अगर स्थलीय बिल्कुल जो मतलब भारत की धरती से टच है तो वो इसको देखा जाएगा। अगर कहा जाए कि भारत का अंतिम साउथ हिस्सा, तो क्या है, भारत का हिस्सा ये भी है, तो इसका ये वाला पॉइंट लिया जाएगा। और कहा जाएगा नॉर्थ, तो नॉर्थ का अंतिम, और ईस्ट का ये वाला हिस्सा, और वेस्ट का ये वाला हिस्सा। तो पहले मैं थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बताऊं। पृथ्वी है, ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है, यह है भूमध्य रेखा, भारत को दो बराबर भागों में काटती है। यह है अक्षांश रेखा, अक्षांश। और एक रेखा है सीधी खड़ी, यह है ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं देशांतर। तो पूछा जाता है कि भारत, अगर हम देखें तो अक्षांश जो होगा, तो अक्षांश में क्या होगा कि भारत किस अक्षांश के बीच में है, या किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में है, ये पूछा जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश इधर पड़ता है, मतलब ईस्ट वाले भाग में देखा जाए तो इसमें पड़ता है, पर ईस्ट में बोल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ में पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में विस्तारपूर्वक में पढ़ाऊंगा, पर अब हम क्या लेंगे, भारत की आकृति के बारे में सिर्फ। अब एक चीज़ है, जैसे क्या है, सबने देखा होगा मुस्लिम शब्द होता है एक, जिसे अगर अंगणित में ले लिया जाए तो मुस्लिम उस शब्द को बहुत पवित्र मानते हैं। उस पवित्र शब्द को ही लेके हम भारत के देशांतर और अक्षांश के बारे में पता करेंगे, कितने अक्षांश में और किस अंक के अक्षांश और देशांतर में भारत पड़ता है। तो वो शब्द है 786। क्या है, 786। अगर इस 786 को हम ले लिया जाए तो इससे ही भारत के सारे आकृति के बारे में पता चल जाएगा। तो 786 मैंने क्या किया रहा है, 2 बार लिखा है, क्योंकि मुझे 2 आकृतियों के बारे में इसके बताना है। क्या बतानी है, एक तो देशांतर बतानी है और अक्षांश बतानी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ देशांतर और यहाँ लिख दूँ अक्षांश, तो हम 786 से अभी पता कर लेंगे। कैसे, जैसे मुझे अगर अक्षांश में करनी है
तो मुझे 7 के टुकड़े करने हैं। 7 के टुकड़े 2 प्रकार से होते हैं अलग अलग। जैसे अगर मैं यहाँ 3 और 4 से करता हूँ तो 3 और 4 को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा 7, और यहाँ मैं कर देता हूँ 2 और 5 को। तो मैंने क्या करा है 7 के टुकड़े कर दिए हैं। 7 के टुकड़े करने 2 टुकड़े हुए हैं। अगर हम अलग अलग रूप से करें तो 4 और 3 होता है, 2 और 5 होता है। इधर मैंने ले लिया है अक्षांश वाले में। पहले अक्षांश वाले में हमें क्या करना है, इन दोनों को ले लो बस। इन दोनों को, इनको लेना है और इसको छोड़ो। हम पहले लेते हैं ये वाला। इन दोनों को ले लो। क्या हुआ है 8 और 4 हमने क्या कर लिया है अलग ले लिया है। अब हमारे पास क्या बचा है, इधर 3 बचा है, 7 बचा है और 6 बचा है। ठीक, तो हमें चक्री चलानी है दाएं तरफ को इस तरीके से। यहाँ से शुरू करना है 3 से और इस तरीके से घुमानी है। क्या क्या शब्द बचे हैं हमारे पास, 3 7 3 7 और 6। कितने अंक थे हमारे पास 5। हमने क्या है टोटल 5 ले लिया। क्या लिया है 8, 8 का आधा क्या है 4, तो इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया है। अब बचा क्या है हमारे पास 3 बचा है, 7 बचा है और 6 बचा है। तो हमने एक राउंड की तरह लिया है। इस राउंड की तरह नहीं, हमने क्या लिया है जिस प्रकार घंटे की सुई घूमते इस प्रकार से लिया है। क्या लिया है 3 7 और 6। लो जी, हमारी क्या हो गई है, तैयार हो गई है। क्या है साउथ और नॉर्थ। ये लो जी, बिंदी लग गई है। 8.4 ये क्या है नॉर्थ वाला हिस्सा, और ये वाला क्या है 7.6 नॉर्थ। ये पॉइंट नहीं है, मिनट होता है। तो क्या है हमारा अक्षांश वाला हिस्सा हमारा निकल गया है। किससे 786। क्या बताया है 786 लिखना है, उसके 2 टुकड़े करने हैं 4 और 3। 4 का आधा 8 का आधा 4, तो हमने ये अलग ले लिया। अब बचा क्या 3 7 6। हमें लेना है घड़ी की सुई को घूमते हुए, जैसे 3 7 और 6। ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ वाला। ये क्या है अक्षांशीय। अक्षांशीय अगर पूछा जाए कि भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है तो क्या बताएंगे 8 मिनट 4 और 37 मिनट 6 नॉर्थ। ये क्या है इसकी अक्षांशीय दूरी हो गई कि इस दूरी से इस दूरी के बीच भारत का हिस्सा है। अब लिया जाए ईस्ट और वेस्ट वाला। ये वाला हमने क्या टुकड़े करे हैं 2 टुकड़े करे हैं। इन दोनों टुकड़ों में से हमें करना क्या है कि इसको और इसको क्या लिया था हमने 8 और यहाँ 4, यहाँ लेना है हमें 9 और 2। 9 और 2, 9 और 2 को प्लस करें तो क्या आता है 9। 7 और 2 को प्लस करने पर क्या आता है 9। 9 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा है 7। हमारे पास 7 बच गया है और ये 7 हमने यहाँ उतार लिया। अब हमने क्या टुकड़े करे थे इसके, हमने ये टुकड़े करे थे। इन टुकड़ों को सेम टू सेम लिख लो बस। हमें इन दोनों का कोई रोल नहीं चाहिए, बस हमें तो क्या चाहिए था 786, जिससे कि तुम्हारी समझ में आ जाए। बस हमें रोल करना है इन 7 के साथ जो टुकड़े हुए हैं वे, और 7 का और इन टुकड़ों का। तो क्या करा हमने पहले इन दोनों को प्लस कर दिया, क्या हो गया 9। बचा क्या था किस किस की जोड़ के हमने 9 लिखा है 7 और 2 को। तो क्या करना है हमें 7 एक बार और लिखना है, या फिर इस तरीके से समझिए ये हमने टुकड़े करे, पहले हमें 7 लिख लेना है। 7 के टुकड़े क्या करें हमने 2 और 5, क्या करें 2 और
5, 7 के टुकड़े 2 और 5, इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया 9। इस तरीके से भी हो सकता है। क्या 7 के टुकड़े, पहले हमने 7 लिख लिया, 7 के टुकड़े क्या होते हैं 2 और 5। अब कोई बोलेगा कि 7 और 3, 7 और 3 हमने पहले ही ले लिया है, तो हमारे पास कौन से टुकड़े बचे हैं 2 5। 2 और 5, पास पास में क्या है 2 और 7, इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आता है 9। बस हो गया, ये तो एक तरफ का हो गया। ठीक, अब हमें लेना है, ये तो हो गया ईस्ट। अब वेस्ट कर लेते हैं। वेस्ट में क्या करना है, हमें सिर्फ इसको उल्टा लिखना है। 786 को क्या करना है उल्टा लिखना है। तो 6, 8 तो सेम रहेगा और 7 सेम, तो ये तो बीच में ही रहना है क्योंकि 3 अंक है, ये तो बीच में ही रहेगा। बस ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, क्या हो गया 687। अगर 687 को लिया जाए तो ये लो, ये हो गया। ये क्या है 97 25, 97 मिनट 25, और यहाँ पे क्या है 68 7। ये क्या है देशांतरीय, ये क्या है अक्षांशीय और ये क्या है देशांतरीय। अब मैंने आपको फंडा बताया 786 के 2 बार लिखना है, उसके टुकड़े करने हैं किसके 7 के, इधर भी हमने 2 टुकड़े करे, इधर भी करे 4 और 3, और इधर 2 और 5। 8 और 4 को हमने आपस में लिख दिया है, इनको अलग ले लिया है। यहाँ बची है 3 की संख्या, तो उनको क्या लिखना है 3 7 6, 3 7 6। ये क्या हो गया नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। अब आ जाते हैं हम देशांतर में। देशांतर में हमने 7 के 2 टुकड़े किए हैं, या पहले शुरू में ये सोच लीजिए कि हमने क्या करा, पहले इसको उल्टा लिखा 6 8 7, ये वाला हो गया हमारा वेस्ट वाला हिस्सा। ठीक, अब बचा क्या है, हमें ईस्ट का निकालना है। तो ईस्ट में क्या करा हमने 7 और 7 को हमने सेम टू सेम तार लिया। 7 के कितने क्या टुकड़े किए हैं हमने 2 और 5, 2 और 5। ठीक, इन दोनों को, ये दोनों आपस में पास में हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है हमारा 9। ये क्या हो गया हमारा ईस्ट वाला भाग। तो 786 से हमने तुम्हें ईस्ट वाला भाग बता दिया। तो हमारे पास अब 4 डिजिट आ गई हैं। कौन कौन सी, एक ये हमारे पास 4 डिजिट आ गई हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये साउथ वाली हो गई है, इसको देखा जाए तो ये नॉर्थ वाली हो गई है, और ये वेस्ट वाली हो गई है, और ये ईस्ट वाली। तो ये मैंने लिख दिया है भारत के ही मैप में। आप एक बार इसको देख सकते हैं। ये तो हो गई हमारी आकृति। अगर इसी आकृति को हम देखें तो भारत, जितना भारत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को अगर हम देखें कि भारत किन किन देशों से कितना बड़ा है, अगर हम देखें तो ब्रिटेन, जिसने भारत पर इतना राज करा, अगर उसको देखा जाए, उसकी क्षेत्रफल को देखा जाए, भारत के क्षेत्रफल को देखा जाए, तो भारत उससे 12 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है 12 गुना। 12 गुना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने हमारे पर राज करा, मतलब हमें उपनिवेश बना कर रखा। अगर देखा जाए जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, अगर जापान से देखा जाए तो क्या है 8 गुना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल। और कनाडा और चीन को देखा जाए तो इनका क्या है 1/3, मतलब भारत इनसे कितना है 3 गुना छोटा है। ब्रिटेन भारत पे राज करके गया, 12 गुना बड़ा है भारत। जापान से टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो 8 गुना भारत बड़ा है, पर चीन और कनाडा से क्या है 3 गुना छोटा है अगर देखा जाए। अब गुने की बात हो गई है तो भारत का हमें क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए कि कितना है। अगर देखा जाए भारत का क्षेत्रफल, वैसे नॉर्मल सबको पता होता है, वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का टोटल क्षेत्रफल है।
जिसमें से कुछ द्वीप है, हाँ कुछ द्वीप है। कुछ द्वीपों को अगर देखा जाए, अगर कुछ द्वीपों को देखा जाए तो कुल 1115 भारत में क्या है, द्वीप समूह है। अगर उनका क्षेत्रफल भी लगा दिया जाए भारत में तो क्या बैठता है, ये क्षेत्रफल भारत का निकल के आता है। मैंने आपको बताया कि जो ये क्षेत्र द्वीप हैं, द्वीप समूह, कुछ यहाँ द्वीप समूह है, कुछ भारत के इस तरफ द्वीप समूह है, उन सब का टोटल क्षेत्रफल भारत में जोड़कर क्या आता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। और ये हमारी डिस्टेंस हो गई क्या, अक्षांशीय और देशांतरीय, कि भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है और किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में है। अब मैंने आपको भी ये तो बता दिया कि किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में है। अगर हम देखे जाए कि हमारा जो अंतिम नॉर्थ पॉइंट जो है, अगर मैं भारत को तुम्हें फिर डिनोट करके दिखाऊं, अगर मैं भारत को डिनोट करता हूँ तो मैंने आपको नॉर्थ का भी बता दिया, साउथ का भी बता दिया, ईस्ट का भी बता दिया और वेस्ट का। पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको हमने क्या है कि जैसे अगर हम नापा है तो ईस्ट में हमने किस बिंदु से नापा है कि भारत यहाँ तक अंतिम ईस्ट में है, या वेस्ट में देखा जाए तो अंतिम क्या है। तो अगर मैं देखता हूँ नॉर्थ में, हम आते हैं सबसे पहले ऊपर, जो भारत का सर कहलाया जाता है। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है लद्दाख में, इंदिरा कोल, वो हमारा क्या है, सबसे नॉर्थ वाला बिंदु है। कहाँ पर है, लद्दाख में। लद्दाख में हमारा कौन सा बिंदु है, नॉर्थ वाला, अगर हम देखें। और हम चले जाते हैं फिर क्या, इसके विपरीत साउथ में। तो दोनों नाम क्या है हमारे, इंदिरा के नाम से है, कि क्या है, नॉर्थ वाला बिंदु भी इंदिरा के नाम से है और साउथ वाला भी नाम इंदिरा के नाम से है। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई सा भी पूछे, कि अगर नॉर्थ का पूछे या साउथ का पूछे, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या, इंदिरा। तो ये क्या है, इंदिरा कोल है। क्योंकि अगर आप जाओगे किसी भी क्षेत्र में, अगर आपको किसी को फ़ोन लगाना है, तो अगर आप धरती के बिल्कुल पास में है तो क्या है, नेटवर्क आने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। अगर आपको कॉल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। जब मोबाइल शुरुआत में चले थे तो शुरुआत में क्या करते थे कि छत पे जाके कॉल करते थे कि नेटवर्क आ गए, नेटवर्क आ गए। और थोड़ा सा हटे, नेटवर्क चले गए, तो उसको क्या कहते थे दूसरे को कि थोड़ा हिल, कि कहीं को नेटवर्क आएंगे, क्या हो जाएगा कि कॉल लग जाएगी। तो क्या है कि भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा जो है लद्दाख, तो लद्दाख में क्या है, हमारी कॉल जाकर अच्छी लगेगी मोबाइल की, तो वहाँ क्या है, कॉल है, और यहाँ क्या ऑन है, पॉइंट है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर साउथ का पूछे या नॉर्थ का पूछे तो हमें इंदिरा नाम क्या है, कॉमन है दोनों में, इंदिरा को ध्यान रखना है। बस कॉल लगेगी हमारी ऊपर जाकर, पॉइंट होगा हमारा नीचे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारे दोनों जगह का नाम पता चल गया। अब ये क्या है, नीचे वाला हिस्सा, तो ये वाला इंदिरा पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बताया, ये वाला नहीं है, ये वाला है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम वाला जो कोना है, ये कौन सा है, इंदिरा कोल। अगर हम देखा जाए तमिलनाडु, क्योंकि जो असली मैप है वो भारत का ये है, ये क्या है हमारा, समुद्री द्वीप है। समुद्री द्वीप में क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगर हम देखा जाए तो तमिलनाडु में एक पॉइंट होता है लास्ट, जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, उसका नाम है कोमोरिन। कोमोरिन एक पॉइंट है जो भारत के इस जो वो है, भारत जो धरती है उसका जो अंतिम छोर जो है वो है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास। उसका कन्याकुमारी के नाम से क्या है, वो फेमस है, पर उसका असली नाम क्या है, कोमोरिन। देखो इसमें भी तुम्हें ये फैक्ट आराम से पकड़ जाएगा कि कन्याकुमारी से क्या है, कैसे कन्या, कैसे कोमोरिन। आप एकदम पहचान लोगे कि लास्ट बिंदु क्या है, कोमोरिन है, या फिर वो देगा कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का अंतिम छोर।
मैंने आपको बताया अभी, इसमें क्या है, दो नाम कॉमन है, इससे पकड़ लोगे। यहाँ पे क्या है, एक हमारा वर्ण एक कॉमन है, क्या, कन्याकुमारी और कोमोरिन। ये तो हो गए हमारे साउथ टू नॉर्थ दोनों नाम। अगर हम ले ईस्ट टू वेस्ट, तो जैसे ईस्ट में क्या है, ये हमारा ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट आता है किबूथी, ये क्या है हमारा अंतिम ईस्ट पॉइंट है। इसके विपरीत में अगर वेस्ट में आ जाए, तो वेस्ट में कौन सा पॉइंट पड़ता है, कुहार मोती। ये क्या है, कच्छ का जो क्षेत्र है, ये वाला जो कच्छ का क्षेत्र है, ये गुजरात में, इसका जो अंतिम छोर है वो है गुहार मोती। अब हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, इंदिरा बैठी है। इंदिरा क्या बैठी है, क्या मंगा रही है, गुहार का मोती मंगा रही है। कहाँ से, किबूथी से। क्या मंगा रही है, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी ने कॉल लगाई है, कहाँ पे, पॉइंट के पास। इंदिरा जी ने कॉल लगाई है पॉइंट के पास। क्या मंगाया है, गुहार मोती। कहाँ से मंगाया है, किबूथी से। थोड़ा सा हिंट पकड़िए, क्या बताया मैंने, इंदिरा गांधी जी ने कॉल लगाई है, कहाँ से, लद्दाख से। कहाँ गई है कॉल गई है हमारी दक्षिण में, पॉइंट के पास। पॉइंट से इंदिरा जी ने क्या कहा है कि मुझे गुहार मोती चाहिए, कहाँ से, किबूथी से। तो ये पॉइंट जी ला कर देंगे इंदिरा जी को मोती, कौन सा, गुहार मोती। तो फंडा बन गया है क्या, इंदिरा जी ने कॉल लगाई है पॉइंट को, क्या मंगाया है, गुहार मोती किबूथी से। तो ये हमारे भारत के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। क्या मैंने आपको बताया इसके बारे में, एक तो इसके नाम बताए हैं कि किस किस प्रकार से इसका नाम पड़ा है, और डिस्टेंस बताई है कि आपको कि अक्षांश से कितनी दूरी है और देशांतरी कितनी दूरी है, इसके बारे में बताया, और इसके अंतिम बिंदु बता दिए हैं। इसी प्रकार हमारी क्लासें चलती रहेंगी, आप देखते रहिए और सुनते रहिए। जो पॉइंट आपको डाउट नहीं में आ रहे हैं उसको दोबारा सुन सकते हैं, और कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जो इतने भी क्वेश्चन होंगे अधिक से अधिक उनके अच्छे से तरीके से आंसर दिया जाएगा, और क्लास ऐसी चलती रहेंगी। अब कोई क्लास नहीं रुकेगी, भूगोल के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी भी चलती रहेगी, और कभी कभी हिस्ट्री की क्लासें भी चलती रहेंगी। आगे का इसका पार्ट कल को करेंगे। थैंक यू।